Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 मई 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मालदीव्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, यानी कि देखो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मेन एडवांटेज क्या हो सकता है आपने बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये इसका मेन एडवांटेज है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये प्रोवाइड करती है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और ज़्यादा एफिशिएंट होती है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। अब ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर समझ रहे हो ना, लेजिस्लेटिव जो लॉज यानी कानून को बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। देन उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसका एक और एडवांटेज है। क्या एडवांटेज हो सकता है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, यानी कि जो सरकार है वो बिना इलेक्शन के चेंज नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है? तो जो चारों स्टेटमेंट्स हैं इसके बेसिस पर बताओ कौन सा एक एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में हम लोग इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों बात है हरियाणा की। वहाँ पे 5000 जो पुलिस हैं उन्होंने अलग अलग टीम्स को बनाया और अलग अलग टीम्स ने मिलकर क्या किया है, हरियाणा के 14 गांव के अंदर में एक पूरी रात का ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन के तहत बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े गए हैं। लगभग कितने, तो बोला जा रहा है कि 125 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है। तो ये जो चीज़ है ना ये कहीं ना कहीं जमतारा की याद दिलाती है। अब जमतारा के बारे में आई होप काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। जमतारा बेसिकली झारखंड का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो ये साइबर क्राइम है वो हुआ करता था। आपके पास में फ़ोन कॉल आता था और आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांग ली जाएगी। उनको जो हैकर हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा, आइडिया लगने के बाद में वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। ऐसा ही होता हुआ आया है। इवन आपने लॉकडाउन के समय पर देखा होगा, हमने लॉकडाउन के समय पर पूरा डिस्कशन किया है, तो काफ़ी आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए भी थे कि ऐसे भी बहुत सारे हैकर्स थे जो कि मतलब कह रहे थे कि लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन किया, कॉल करने के बाद में पूछा कि देखो अल्कोहल यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। अब जो भी अल्कोहल पीता है उसे कहीं मिल तो नहीं रहा था लॉकडाउन में, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार सही फ़ोन कॉल आया है ना। उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत की और जिस हैकर ने फ़ोन किया था उन्होंने थोड़ा बहुत पेमेंट वगैरह मांगा कि हाँ पेमेंट तो आपके घर तक ये डिलीवरी पहुँच जाएगी। और इतने में ही क्या हुआ, जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर सारा का सारा साफ़ हो गया। ऐसी हरकतें बहुत लंबे समय से हो रही हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर साइबर क्राइम बोलते हैं। और इसी वजह से आपसे बोला जाता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में भी बिल्कुल भी मत शेयर करो। देखो अब जिन्हें इतना नहीं पता है ना वो इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो ये इन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है ना, यहाँ से बहुत सारे फर्जी सिम, बहुत सारी जो आधार कार्ड की आईडीज़ हैं वो पकड़ी गई हैं। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल से बताता हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा साइबर क्रिमिनल का इंसिडेंस नज़र आया है, इसको एक न्यू जमतारा का नाम दिया गया है कि जैसा जमतारा में हुआ था ना झारखंड के जमतारा डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही बिल्कुल सिनेरियो अभी यहाँ पर नज़र आया है। बट हुआ क्या है, एक बहुत बड़ी रेड पड़ी है रातों रात में। बहुत सारे जो लगभग 5000 के आसपास जो पुलिसमैन हैं
इन्होंने अलग अलग टीम्स बनाकर अलग अलग गाँव में, लगभग 14 गाँव में एक साथ छापा मारा और एक साथ छापा मारने के बाद में इन साइबर क्रिमिनल्स को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ हरियाणा मैप की, तो आपको हरियाणा का ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये हो गया दिल्ली, दिल्ली से जस्ट पास में आपको देखने को मिलेगा गुड़गांव, गुड़गांव से जस्ट नीचे मेवात है और मेवात के ऊपर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ये वाला प्लेस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं ये पकड़े गए हैं। जो मैंने अभी डॉट बनाया था ना, उस डॉट पर जो जगह है वो जगह यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? वो जगह जानी जाती है नाई नाम से। नाई के अलावा और भी बहुत सारे गांव हैं, जैसे यहाँ पर उन गांव के नाम दिए गए हैं। इन गांव से इतने इतने लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। और कितने आइटम्स जब्त करे गए? तो लगभग 66 स्मार्टफोन्स यहाँ पे जब्त करे गए, 65 फेक सिम आईडीज़ जो सिम कार्ड हैं वो यहाँ पर जब्त करे गए, 166 आधार कार्ड थे इनके पास में, 3 लैपटॉप, 128 एटीएम कार्ड जो कि अलग अलग बैंक के थे, 2 एटीएम स्वाइप मशीन्स, मतलब एटीएम स्वाइप मशीन्स भी थी। फिर उसके बाद में इस प्रकार से एईपीएस मशीन, 6 स्कैनर, पैन कार्ड, ऐसे और बहुत सारे, इवन 7 कंट्री मेड पिस्टॉल्स भी थी इनके पास में। पिस्टल के साथ साथ में यहाँ पर 2 कार्टेज, 2 कार, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और 22 मोटरसाइकिल्स, ये सारी चीज़ें जब्त की गई हैं इन साइबर क्रिमिनल्स के पास से। तो ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली बताई गई। तो यहाँ पे जो गांव हैं ये रेड पड़ी थी एक साथ और पूरी रात यहाँ पर ये ऑपरेशन को चलाया गया और पूरी रात ऑपरेशन चलाने के तहत ये जो मामला है पूरा का पूरा सामने निकल कर आया है। ये शायद थर्सडे की बात है और इसकी चर्चा हर एक न्यूज़पेपर कर रहा है। जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, न्यू जमतारा साइबर क्राइम ऑपरेशन, और लगभग 2 लाख जो मोबाइल नंबर्स है वो भी ब्लॉक करे गए हैं, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से लेकर चलता हूँ। अब लास्ट में सवाल ये आता है कि जो ये क्रैकडाउन किया गया है पुलिस वाले के थ्रू, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? देखो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ समय में धीरे धीरे कई सारी जो कंप्लेंट्स है वो दर्ज करवाई गई हैं, और अगर उन कंप्लेंट्स को देखा जाए कि किसी ने कुछ कंप्लेंट दर्ज करवाई कि मेरे बैंक अकाउंट से इतना पैसा खाली हो गया, ऐसा कॉल आया था, मेरे बैंक अकाउंट से इतना पैसा निकल गया, इस प्रकार से मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, तो उन कंप्लेंट्स को देखें तो पिछले लगभग 13 महीनों के अंदर में इन साइबर स्कैमटर्स ने क्या है, लगभग 335 करोड़ रुपीज़ का स्कैम किया है। 335 करोड़, ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। इतने अमाउंट का यहाँ पर स्कैम किया है, ऐसा यहाँ पर पता चला है पिछले कुछ समय में। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्रैकडाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे ये जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता हुआ चले जाता। इवन बात की जा रही है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच का यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे टाइम पीरियड में लगभग एक साल में 66,784 या फिर ओवरऑल आप कह सकते हो 67,000 के आसपास जो कंप्लेंट्स हैं वो दर्ज करवाई गई थी, जिसमें से 30,000 जो कंप्लेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजॉल्व की गई और बाकी सारी कंप्लेंट्स आज के समय पर पेंडिंग पड़ी हैं। और पता है इन कंप्लेंट्स में एक चीज़ कॉमन थी कि हमारे पास में एक कॉल आया था, इस प्रकार से हमारे साथ में क्राइम हुआ है, मतलब साइबर क्राइम हुआ है, और उसमें क्या हुआ कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो गया। और ऐसे यहाँ पर जितनी भी कॉल्स हैं अगर उनकी काउंटिंग करें तो लगभग 300 करोड़ से ऊपर का ये मामला बैठ रहा है। इतने रुपए तक का यहाँ पर जो साइबर क्राइम है वो इन जो ये क्रिमिनल्स हैं इनके थ्रू किया गया है। तो इस वजह से ये जो प्लानिंग है ना, ये जो ऑपरेशन अभी चलाया गया था, इसकी प्लानिंग पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ एकदम से काम कर दिया गया, पिछले कुछ टाइम से इसकी प्लानिंग चल रही थी, फिर उसके बाद में लास्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया और एक साथ में यहाँ पर सभी गाँव के अंदर ये छापा मारा। और जो भी हमारे साइबर सेल हैं उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी निकालने की कोशिश की, तो पता ये चलता है कि जो ये क्रिमिनल्स हैं ना, ये रेनबो टेबल अटैक नाम का जो ये एक चीज़ है इसका यूज़ कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, रेनबो टेबल अटैक। और इसी सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं, जो पासवर्ड्स हैं उनको हैक करने का काम करते हैं और हैक करने के बाद में जो डिटेल्स हैं उनको निकालने का काम करते हैं। तो आप भी यहाँ पर बचकर रहो। कहीं ना कहीं जो आर्टिकल है ये काफ़ी सारे लोगों को अवेयर करने के लिए भी है, क्योंकि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो हर जगह से आज के समय पर लिंक हो चुका है, हमारी हर आईडी से लिंक हो चुका है। तो आपका फ़ोन नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे, देखो एक चीज़ ये भी कॉमन है कि कई बार ना फ़ोन कॉल आता है कि आपका सिम का KYC करना है या ये करना है वो करना है, थोड़ा सा अपना आईडी दो, है ना। तो ऐसे भी कॉल्स कई बार आते हैं कि आपका सिम बंद हो जाएगा, आपकी आईडी नहीं चलेगी, ऐसा भी यहाँ पर बोला जाता है। तो कितना भी डराया जाए एकदम से नहीं डरना है। काफ़ी लोग सोचेंगे यार हमारा सिम बंद हो जाएगा, है ना। जिनको नहीं पता है वो कहीं ना कहीं अपनी आईडी दे देंगे, तो आपकी ओरिजिनल आईडी यूज़ कर ही वो क्या करेंगे, ऑफिशियल जहाँ से सिम आपने लिया है वहाँ से आपके सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर देंगे, और ई सिम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम में कन्वर्ट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सिम में कन्वर्ट करने के बाद मामला वहीं पर ख़त्म हो जाएगा।
सारा डेटा यहाँ पर उनके हाथ लग जाएगा जब वो एक बार इलेक्ट्रॉनिक सिम में कन्वर्ट हो गया तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे इशू को समझ चुके होंगे। तो जैसा मैंने बोला, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का इशू भी है, तो आपने जो भी सीखा है वो सामने वाले को ही बताना है, एक दूसरे को यहाँ पर इसके बारे में शेयर ज़रूर से करना है कि किसी के साथ में भी इस प्रकार का जो क्राइम है वो ना हो। नवाते आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक आर्टिकल है, आपने कल देखा होगा, लुधियाना का जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा था पूरे इंडिया में। क्यों? क्योंकि लुधियाना में एक जो टॉक्सिक गैस है, एक जहरीली गैस है, वो रिलीज़ हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर 11 लोगों की डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। क्योंकि वो जो 11 लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो इस गैस को वो सूंघ गए, यानी वो गैस यहाँ पर उनके नाक के थ्रू पूरी तरह से ब्रेन सिस्टम में पहुँची और वो जो ब्रेन सिस्टम है वो डैमेज हो गया इस टॉक्सिक गैस की वजह से। 11 लोग की जान गई है। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो अभी इंजर्ड भी हैं, इंजर्ड कह सकते हो, या फिर उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है, वो हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट हैं। तो ये बात है लुधियाना के ग्यासपुर की। तो कल की ही बात है। ये होता यह है कि यहाँ पर गैस एकदम से रिलीज़ होती है। अब ये गैस कहाँ से निकल कर आई है, इसका सोर्स क्या है, ये अभी तक यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। सवाल यह है कि ये गैस कौन सी है, तो इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस गैस की वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू क्रिएट हुआ है। जो ये 3 परिवार पूरी तरह से विक्टिम बने हैं, जो पीड़ित हैं, वो परिवार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इवन यहाँ पर गैस रिलीज़ होने के बाद में पूरी तरह से पैनिक फैल गया। इवन यहाँ पर जो ग्रॉसरी है वहाँ पे अगर कोई लोग सामान खरीदने आ रहे थे तो काफ़ी सारे लोग बेहोश भी हो गए थे इस टॉक्सिक गैस के अटैक की वजह से। तो उसके बाद में जो NDRF है, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये सब यहाँ पर पहुँचते हैं और सबका मेन काम यही था कि हम लोगों को बचा सकें। जो आसपास के लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया, उस एरिया से हटाया गया, निकाला गया, ड्रोन्स का यूज़ किया गया ताकि हम थोड़ा सा और देख सकें कि और कोई विक्टिम तो नहीं है जो कहीं ना कहीं इधर उधर पड़ा हो अनकॉन्शियस तरीके से, यानी कि उसके मतलब ऑब्वियस सी बात है वो बेहोश हो गया हो इस टॉक्सिक गैस की वजह से, तो उसके लिए ड्रोन वगैरह का यूज़ किया गया। तो अभी जो यहाँ पर पूरी की पूरी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसको यहाँ पर उसका एक ऑर्डर दिया गया है और अभी इंक्वायरी स्टार्ट की गई है। प्लस यहाँ पर जो शहर की पुलिस है उन्होंने एक FIR दर्ज की है एक अननोन पर्सन के अगेंस्ट में। साथ ही साथ में जिन भी लोगों की डेथ हुई है उनको कंपनसेशन देने के बारे में यहाँ पर राज्य सरकार ने अनाउंस कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जिन जिन की डेथ हुई है इस हादसे में उनको 2 लाख रुपए का उनके परिवार वालों को ये कंपनसेशन दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो लोग अभी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है और हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, तो उनके लिए 50,000 रुपये यहाँ पर साथ ही साथ में फ्री मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो मामला है वो अभी चल रहा है लुधियाना का। एक चीज़ आप जो ध्यान में रख सकते हो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। वो ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ये कहीं ना कहीं रिलीज़ हुई है, इसकी वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है। नाउ दोस्तों, जब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की तो इसका जो फॉर्मूला है वो है H2S। तो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट गैस है, यानी अगर वो रिलीज़ हो जाए कहीं पर भी तो उसका कलर वगैरह कुछ है नहीं, पता नहीं चलेगी। लेकिन हवा से ज़्यादा भारी वो गैस देखने को मिलती है, यानी जो लोअर एरियाज़ है वहीं पर इकट्ठी हो जाती है पूरी तरह से। रिलीज़ होने के बाद में यहाँ पे लोगों के बीच में इकट्ठी हो जाएगी। इसके अंदर में 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फ़र एटम देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे बोला जाता है कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत गंदी होती है, जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं ना, उसी प्रकार की स्मेल यहाँ पर इस वाली गैस में नज़र आती है। प्लस एक पॉइजनस गैस है, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी खतरनाक और जहरीली गैस है, जिसकी वजह से अभी लोगों की जान भी गई है। होता यह है कि अगर ये गैस कोई सी इंसान के नाक के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसका जो ब्रीथिंग सिस्टम है, जो पूरा सांस लेने वाला सिस्टम है, वो पैरालाइज हो जाता है और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है कुछ ही मिनटों के अंदर में, अगर वो इस पर्टिकुलर टॉक्सिक गैस के एनवायरमेंट से बाहर नहीं आता है तो एक हाईली टॉक्सिक गैस है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट्स कई सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसका ऑर्डर यानी कि जो इसकी स्मेल है वो सड़े हुए अंडे की तरह है। अगर टॉक्सिक गैस, ये जो गैस है ना, ये बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होती है तो इससे थोड़ा बहुत आंखों के अंदर इरिटेशन होगा, सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसकी मात्रा थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो आंखों में इरिटेशन ज़्यादा होने लगेगा, प्लस यहाँ पे कफ होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, प्लस सूंघने की शक्ति खत्म होने लगेगी। और इसकी मात्रा और बढ़ जाती है तो इंसान सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, उसके बाद में चक्कर आने लगते हैं। तो यही सिचुएशन अभी के समय पर हुई है। और अगर अभी भी सिचुएशन मेंटेन ना हो, गैस और ज़्यादा बड़े लेवल पर रिलीज़ हो जाए तो कहीं ना कहीं उस इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टली उसका जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा ये जो गैस है और वो ब्रीथिंग सिस्टम को पैरालाइज कर देगा। अब इंसान जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कितने समय तक यहाँ पर वो ज़िंदा रह पाएगा।
तो ये था H2S के बारे में, ध्यान रखना हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके बराबर में आपको एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, जो DGC है, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने एक नोटिस दिया है किसको, एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, साथ ही साथ में यहाँ पर सेफ्टी चीफ को। अच्छा, इनको नोटिस क्यों दिया गया? इनको यहाँ पर नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि एयर इंडिया से अभी एक भूल हुई है। हुआ यहाँ पर यह कि एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, दिल्ली और दुबई वाली फ़्लाइट थी, तो उसमें लगभग 27 फरवरी की वो फ़्लाइट थी। उसमें क्या हुआ कि जो पायलट उड़ा रहा था प्लेन को, और जहाँ पे पायलट बैठते हैं ना, प्लेन को उड़ाते हैं, उसको कॉकपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकपिट बोलते हैं। अब हुआ यहाँ पर ये कि एक पायलट ने क्या किया, अपनी वेमेन फ्रेंड को, किसको, जो महिला दोस्त है, उसको यहाँ पे कॉकपिट में ही बुला लिया, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेफ्टी के अगेंस्ट में है। प्लेन में ऐसा नहीं किया जा सकता, ये सेफ्टी के अगेंस्ट में है। इस वजह से यहाँ पर जो उस प्लेन के कैबिन क्रू थे, यानी कि जैसे कि एयर हॉस्टेस होती है ना, उसी तरीके से आप कह सकते हो कि उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई और बोला कि देखो यहाँ पर ये ऐसा काम हो रहा है। एक पायलट ने यहाँ पर वेमेन फ्रेंड को बुला लिया है कॉकपिट के अंदर में, तो ज़री सी गलती, और इससे यहाँ पर कई सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ये DGC है, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने ये जो नोटिस है वो दिया है एयर इंडिया के CEO और सेफ्टी चीफ को। ठीक है, कि आपने यहाँ पर सेफ्टी को मेंटेन नहीं रखा है, इस वजह से यहाँ पर ये जो नोटिस है वो दिया गया है इनको। क्लियर हो गया? अब देखो ये सारी चीज़ें ना एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी, तो क्या पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने ये जो आर्टिकल पढ़ा था ना गैस वाला, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है, मतलब इसका स्मेल वगैरह कैसा है। मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में जो फैक्चुअल डेटा है वो बताया, जो कि आपको डायरेक्टली GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे DGCA के बारे में। ये प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए एक फैक्चुअल जो डेटा है वो हम लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पे पूछा क्या जा सकता है, मतलब एक लॉजिक चीज़ पूछी जा सकती है, हम इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, कौन से मिनिस्ट्री में आता है। पहली चीज़ समझ लो, DGCA होता क्या है। देखो, जो DGCA नाम की बॉडी है ना, इसका मेन काम है एयरलाइंस को मेंटेन करना, एयरलाइंस को रेगुलेट करना। जो हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो DGC है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये न्यूज़ में आ जाती है बॉडी, तो आपने पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में DGC आता है। साथ ही साथ में ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका मेन काम क्या है, जो भी हमारी एयरलाइंस हैं वहाँ पे कोई सेफ्टी इश्यूज़ होता है, सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत होती है, तो उसको यहाँ पर हैंडल करने का ये काम करता है। प्लस जो भी हमारी एयरलाइन को लेकर रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम हैं, सेफ्टी है ना, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये रेगुलेट करने का काम करता है, ध्यान में रखना है। प्लस जो हमारा ये DGCA है ना, ये इंटरनेशनल लेवल वाली बॉडी के साथ में मिलकर काम करता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बॉडी है जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए वर्क करती है, उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो DGCA और ICAO ये दोनों साथ में मिलकर भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो बस खाली यहाँ पे ध्यान में यही रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ये बॉडी आती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला देता हूँ यहाँ पर कि मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक है उसको प्रेस कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग भूल जाते हो। अब होता क्या है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर आप वीडियो के अंदर में 1 से 1.5 मिनट हमारा वेस्ट कर देते हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं बस खाली यहाँ पर याद दिला रहा हूँ। अगर आपका 1 से 1.5 मिनट वेस्ट हो रहा है, तो जैसा मैं यहाँ पर आता हूँ ना, स्टार्ट करता हूँ बोलना, वैसे आप 1 से 1.5 मिनट स्किप कर दिया करो, आगे आ जाया करो आगे वाले पार्ट में, ठीक है। अगर आपका 1 मिनट मिस हो रहा है तो ठीक है, वैसे 1 मिनट भी मिस नहीं होता है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर मैं आपको बोल देता हूँ, बस खाली याद दिलाता हूँ बीच में कि हाँ मेक श्योर करना, ये जो लाइक का बटन है इसको प्रेस कर देना। एक सपोर्ट मिलता है, वीडियो को भी सपोर्ट मिलता है, वीडियो आगे ग्रो करता है, बस इतनी सी चीज़ होती है। एनीवे आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल ये है, सूडान से आपको पता है काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है ऑपरेशन कावेरी के तहत। तो कई सारे जो इंडियंस हैं वो अभी यहाँ पर सूडान से निकाल कर लेकर आए गए हैं, इंडिया में पहुँच रहे हैं, ठीक है। अभी काम का आर्टिकल जो है एग्जामिनेशन के लिए वो ये है। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये 1 मई से लेकर 3 मई तक, यानी आज, कल और परसों, ये 3 दिन मालदीव्स में रहने वाले हैं। और
इसी वजह से आपको बोला गया है मालदीव्स को अच्छे से आज मैप में देखना है, ठीक है। तो मालदीव्स जाएंगे, डिस्कशन करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को और मजबूत करने के ऊपर एक मेन फोकस रहेगा, ठीक है। अब जब डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं मालदीव्स, तो साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि हम एक पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट, ठीक है, यानी एक दस्तक मारने वाला जो जहाज़ है वो हम मालदीव्स को एक गिफ्ट देने वाले हैं इंडिया की साइड से अपने इस विजिट के दौरान। साथ ही साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बात भी बोली है कि जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं ये मालदीव्स में जाएंगे तो, लेकिन इनका मेन फोकस होगा कि दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको और मजबूत कर सके, दोनों देशों के बीच का जो बॉन्ड्स हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें, क्योंकि मालदीव्स कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर कंट्री है और खासकर इंडियन ओशन में स्थित ये एक आइलैंड देश है। इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया से भारत का बहुत सारा व्यापार भी होता है और हम लोग चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इस आइलैंड कंट्री को हम प्रोटेक्ट कर सकें और चाइना से दूर रख सकें, क्योंकि चाइना भी अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इस देश में बढ़ा रहा है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है। अभी मैं आपको इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में क्या क्या अच्छी बातें हैं वो भी बताऊंगा, प्लस क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, इंडिया ने ना मालदीव्स की शुरू से ही मदद की है। इवन इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हुआ, मालदीव्स हुआ, नेपाल हुआ, सबकी बहुत मदद की है भारत ने। कोविड-19 का समय यहाँ पर सभी देशों को याद होगा, चाहे मालदीव्स को भी याद होगा। मालदीव्स को हमने प्रायोरिटी पर रखा था, बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, बहुत सारा वैक्सीन यहाँ पर टाइम पर मालदीव्स को पहुँचाया था। खैर, अभी की जो विज़िट होगी तो इस विज़िट के दौरान यहाँ पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मालदीव के प्रेसिडेंट हो गए, साथ ही साथ में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हो गए और उसके बाद में वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हो गए। इन सब के साथ में बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। अब मीटिंग होगी यार, क्या डिस्कशन होगा वो आपको अभी 2-3 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि लगातार चर्चा की जाएगी। अभी प्रेडिक्शन करना यहाँ पर बेकार की बात है। जो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन होगा उसके बाद में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आएंगे, तो वो कंफर्म्ड आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा स्टैटिक डेटा कवर करना है, यानी कि क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया और मालदीव्स की, इंडिया के साथ एक दूसरे देश की, तो कहीं ना कहीं जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने क्या करना है, इंडिया और मालदीव्स के दोस्ती, इनके रिलेशंस, इनके संबंध कैसे रहे हैं, इतिहास कैसे रहा है, ये आपने पढ़ लेना है। जो भी आपके पास में स्टैटिक किताब होगी, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पर इंडिया मालदीव्स को लेकर एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा। उसमें से आपने पढ़ना क्या है मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, सीधा सीधा आप स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो। अब इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बोला, मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि इंडियन ओशन में एक टोल गेट का ये काम करता है। क्योंकि अगर आप इंडियन ओशन में देखोगे तो एग्जैक्टली मालदीव्स यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ये रहा मालदीव्स, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, अब आपको दिख रहा होगा, ये रहा मालदीव्स और ये रहा इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशन में आपको ये मालदीव्स देखने को मिलेगा। प्लस अब यहाँ पर होता यह है कि जो इंडियन ओशन में व्यापार हो रहा है, इधर से उधर तक जो भी व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में कहीं ना कहीं मालदीव्स का एक बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि बहुत सारा व्यापार दुनिया भर का इंडियन ओशन से ही गुजर कर जाता है। तो इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं एक टोल गेट का काम करता है ये मालदीव्स। जब हम भारत और दोनों इस मालदीव्स की बात करते हैं तो इन दोनों देशों के बीच में एक सिक्योरिटी कॉपरेशन भी है। देखो, आज से कई साल पहले ही इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट किया मालदीव्स को। मालदीव्स को जब जब यहाँ पर एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तब तब यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे बात है 1988 की, 1988 में क्या हुआ, मालदीव्स के अंदर में जो इनकी आर्मी है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। उस समय के जो प्रेसिडेंट है उनकी सरकार गिरा दी, सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तब इंडिया ने यहाँ पर मालदीव्स की मदद की थी। भारत ने अपने पैरा ट्रूपर्स, नेवी वेसल्स, इन सबको यहाँ पर भेजा ताकि हम लोग क्या कर सकें, मालदीव्स को बचा सकें। और ये सारा काम किया गया था ऑपरेशन कैक्टस के तहत। तो आपने ऑपरेशन कैक्टस के बारे में पढ़ा होगा। तो ऑपरेशन कैक्टस में हमने मालदीव्स के अंदर में एक सपोर्ट दिया था वहाँ की सरकार को। प्लस इंडिया और मालदीव के बीच में एक अभ्यास भी होता है, ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। उस अभ्यास का नाम है एक्वेरिन। एक्वेरिन एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है इंडिया मालदीव्स के बीच का। फिर उसके बाद में जो कॉम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इस प्रकार की जो ये ग्रुप है, इसमें भी आप देख पाओगे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सब आपस में मिलकर कोऑपरेट करके काम करते हैं। क्योंकि ये मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, ये सब इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन में ये आइलैंड कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं जिनके रिलेशंस भारत के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इवन 1988 के बाद में जब 2004 का समय आता है तो 2004 में सुनामी आती है बहुत ज़्यादा बड़ी, और उस सुनामी की वजह से मालदीव्स की जो कैपिटल है माले, वहाँ पे बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर तबाह हो जाता है। आप ऐसा कह सकते हो वाटर क्राइसिस हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है। क्योंकि
जो समुद्र का पानी था वो सारा का सारा खारा होता है। तो ये इश्यूज़ होने की वजह से यहाँ पर मालदीव्स सफ़र कर रहा था बुरी तरह से। तो उस समय पर भी यहाँ पर इंडिया ने ही मालदीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया था, है ना। सारा का सारा एड असिस्टेंस इंडिया ने ही भेजा था। फिर उसके बाद में कोविड-19 के समय पर जो मालदीव है ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। सबसे ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मालदीव्स की हुई है। बहुत सारी जो वैक्सीन्स है भारत ने डिलीवर करी हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पर, आपको पता है, एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया इंडिया का था, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। इस मैत्री इनिशिएटिव के तहत जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको वैक्सीन का सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे थे। तो मालदीव्स भी यहाँ पर पहला देश था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में जिसको हम लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। फिर उसके बाद में पैंडेमिक के दौरान इंडिया ने यहाँ पर और भी बहुत सारा जो खाने पीने का सामान है वो पहुँचाया। मिशन सागर के तहत बहुत सारे जो हमारे जहाज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो लेकर पहुँचे मालदीव्स में, मालदीव्स के साथ साथ उसके आसपास के देशों में। फिर उसके बाद में दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। मालदीव्स के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया में आकर पढ़ाई करते हैं, प्लस मालदीव्स से कई सारे जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, वो इंडिया में आकर अपना पूरा का पूरा जो चेकअप है, जो इलाज है, वो करवा रहे होते हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक कॉपरेशन की। तो मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी जो इकोनॉमी है, जिसकी अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। वो क्या है? वो है टूरिज़्म। मेनली टूरिज़्म के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर हैं। लोग यहाँ पर घूमने घामने के लिए मालदीव्स जाते हैं और वहीं से, उसी सेक्टर से क्या होता है, मालदीव्स ढेर सारा पैसा कमाता है। उसकी इकोनॉमी, मेनली इकोनॉमी टूरिज़्म से ही चल रही है। कई सारे लोग जाएंगे, पैसा खर्चेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर बहुत सारा जो पैसा खर्चा जाएगा तो उससे वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मालदीव्स की इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होगा। और सबसे बड़ा सपोर्ट इस टूरिज़्म में इंडिया की साइड से मिलता है, क्योंकि भारत से कई सारे लोग, आप देख पाते होंगे, हर साल भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रिप प्लान करते हैं मालदीव्स की। तो इंडिया की साइड से भी कई सारा जो सपोर्ट है इस टूरिज़्म सेक्टर में वो यहाँ पर मालदीव्स को मिल जाता है। फिर उसके बाद में इंडिया की कंपनी ने लगभग अगस्त 2021 की बात है, इंडिया की कंपनी एक एफकॉन्स, इन्होंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मालदीव्स के अंदर में एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी आज के समय पर हम बना रहे हैं। तो ये बातें सुन के तो लग रहा है कि वाकई में बड़े करीबी दोस्त हैं दोनों। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब इन दोनों के रिलेशंस में कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सबसे पहली चुनौती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब ये क्या मामला है? देखो, मालदीव्स में कोई भी सरकार स्थिर नहीं रही है। सरकार आई है गई है, आई है गई है, बार बार ये वाला इशू रहा है। अभी जो सरकार है चलो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में सरकार वो भी थी जो कि पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट में थी और इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स को नकार रही थी। और इवन मालदीव्स में कैंपेन भी चलाया गया इंडिया को बाहर करने का। ऐसे बहुत सारे बार यहाँ पर देखने को मिला। कई सारी गवर्नमेंट्स आई, कई सारे ऐसे प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इंडिया के पूरी तरह से अगेंस्ट में है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इंडिया के प्रति मालदीव्स के रिलेशंस को ख़राब कर सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है रेडिकलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पिछले 10 साल में ये देखा गया है कि मालदीव से कई सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या कई सारे जो लोग हैं वो सब ना इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी ग्रुप को ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट को, पाकिस्तानी बेस्ड मदरसाज में जा रहे हैं, जिहादिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग जो इस्लामिक स्टेट को और इन सब चीज़ों को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो इससे पॉसिबिलिटी है कि जो मालदीव आइलैंड की एक कंट्री है ना, इसको आतंकवाद की तरह यूज़ किया जा सके इंडिया के अगेंस्ट में। इंडिया में अगर यहाँ पर कोई टेरर अटैक लॉन्च करना है तो उसके लिए यहाँ पे मालदीव आइलैंड एक लॉन्च पैड बन सकता है आने वाले समय में। इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर रिलेशंस के अंदर बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं मालदीव्स इस प्रकार से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है भारत के लिए, क्योंकि जस्ट पास में ही है। फिर उसके बाद में थर्ड जो एंगल है वो चाइना एंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइना क्या कर रहा है? इंडियन ओशन में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। मालदीव्स में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दिया है। चाइना की जो स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रेटजी, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? तो यहाँ पर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है कि इस प्रकार से चाइना ने इंडिया के आसपास जो देश हैं उनके साथ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके और अपना जो दबदबा है उन देशों में बना लिया है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, सभी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं अपने कुछ पोर्ट खरीद लिए हैं, कुछ एरियाज़ खरीद लिए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उस प्रकार की चीज़ नज़र आई है। ऐसे ही मालदीव्स के साथ में भी है। मालदीव्स के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाइना ने कर दिया है। इंडिया नहीं चाहता कि मालदीव्स जो है कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में फंस जाए, जैसे श्रीलंका फंस गया है, क्योंकि श्रीलंका ने हम्बनतोता पोर्ट जो है चाइना को दे दिया 99 साल के लिए। ऐसे यहाँ पर और भी एरिया भी यहाँ पर श्रीलंका धीरे धीरे करके दे रहा है।
क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा लोन लिया है चाइना से, अब लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो अपनी ज़मीन बेचते जा रहे हैं। वही हाल यहाँ पर हम मालदीव्स का नहीं होने देना चाहते, लेकिन इसका फ़ायदा ये देश भी बहुत उठा रहे हैं, सच्ची बात है। मालदीव्स और ये श्रीलंका, ये कंट्रीज़ भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात, चाइना चाहता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, चाइना पैर पसारना चाहता है, इंडिया नहीं चाहता कि चाइना यहाँ पर आकर बैठे, जो भारत के लिए खतरा बनेगा। तो इस चक्कर में ना जो मालदीव्स है वो फ़ायदा उठा रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के साथ में कई सारी चीज़ों को लेकर बार्गेनिंग भी कर रहा है, कई सारी चीज़ों में छूट भी पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा भारत तो फिर चाइना से इन्वेस्टमेंट ले लेगा मालदीव्स, तो इंडिया को ये चीज़ें करनी भी पड़ रही हैं। ऐसे मैंने आपको श्रीलंका के केस में समझाया था, एक एडिटोरियल आया था जहाँ पर राइटर थे हमारे जो पुराने अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी की थी कि देखो ये चीज़ ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो श्रीलंका है उसकी मदद करना हमारी मजबूरी भी है आज के समय में। चाहे वो कंट्री पूरी तरह से डूब चुका है, चाहे वो इंडिया के कितने अगेंस्ट में रहे, लेकिन उसकी मदद करना हमारी मजबूरी भी आज के समय में बहुत बड़ी, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पर जो चाइना है वो आकर बैठे और इंडिया के लिए खतरा बने। जैसे ऊपर बॉर्डर के साथ में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वैसे हमारे सदर्न स्टेट्स के साथ में डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो जाएं। और जैसे आपको पहले ही पता होगा, चाइना स्टेटमेंट दे चुका है कि इंडियन ओशन मतलब ये इंडिया का ओशन नहीं है ना। चाइना ये बात पहले भी बोल चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो सकता है मालदीव्स के साथ में। तो ये मैंने आपको चैलेंजेस के बारे में समझा दिया। अगले आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। इसी के नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। ये भी एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, और यूपीएससी ने पहले भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो मेंस की बात कर लो, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लो। इससे पहले वाला जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है ना आपको, मैंने थोड़ा सा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में पढ़ाया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है ना। तो यूपीएससी ने 2016 में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके ऊपर मेन फोकस करो, उनको यहाँ पर डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा, पीडीएफ से प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात करता है कि गुजरात के अंदर में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हो रही है। हालांकि मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली जो एक्टिविटी है इसको बैन कर दिया गया है, उसके बावजूद भी ये हरकतें नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से मैनुअल स्कैवेंजर्स की मृत्यु हुई। पहली चीज़, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है? देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो टॉयलेट वाले टैंक होते हैं, जो स्ट्रीट पे गटर्स होती हैं, उनको साफ़ करना। अब ऐसा यहाँ पर कई सारे लोग उनको साफ़ करते हैं। अब वैसे तो मशीनों से सारा काम चलता है, लेकिन कई सारे स्टेट्स में अभी भी जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग पहले यही हुआ करती थी, इंसान ही उसको साफ़ करता था अपने हाथ से। अब हो यहाँ पर ये रहा है कि जो पर्टिकुलर पर्सन उसको साफ़ कर रहा है उसको कोई भी प्रॉपर प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। यानी प्रॉपर उसको एक जो मास्क है वो दिया जाए, है ना, साथ ही साथ में उसको ग्लव्स वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाए जाएँ, ताकि जो गटर से निकलने वाली जो टॉक्सिक गैस है, जो हार्मफुल गैस है, वो उसके ऊपर कोई असर ना डाले। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनको नहीं दिए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर उनसे ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करवाया जाता है। और इस दौरान यहाँ पर वो जो टॉक्सिक गैस है वो कई सारे लोगों की जान ले लेती है, मैनुअल स्कैवेंजर्स की जान ले लेती है। ऐसा ही गुजरात में हुआ है। बोला गया है कि 22 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 2023 के बीच में लगभग 8 लोगों की जान गई है, और वो मैनुअल स्कैवेंजर थे, वो ये एक्टिविटी कर रहे थे। जबकि ये एक्टिविटी बैन हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इलीगल तरीके से पहले तो काम करवाया गया, फिर उसके बाद में उन 8 लोगों की जान भी चली गई। और उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये देखने को मिली है कि जितने भी ये 8 इंसिडेंट देखने को मिले हैं, जो भी 8 लोग की जान गई है, उसमें एक चीज़ कॉमन थी, उनको कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिए गए, कोई ग्लव्स, कोई मास्क, कुछ भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो ये पॉइजनस गैस है, जो ये जहरीली गैस है गटर से निकलने वाली, वो उनकी जान ले गई। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है, ठीक है। अब उन पर्सन्स के बारे में डिटेल से बताया है, उसको आप नहीं पढ़ो, यहाँ पर आप इतना पढ़ सकते हो इशू को समझने के लिए। अब हुआ क्या है कि मांग की जा रही है कि जो एनएचआरसी है, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी तहकीकात करे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। जब बैन कर रखा है इस मामले को, तो कैसे यहाँ पर ये काम करवाया जा रहा है। प्लस देखो, सरकार ने पहले ही बोल रखा है कि अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग का कोई केस निकल कर आता है और इसमें अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जैसे 8 लोगों की डेथ हुई, तो अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग करते करते यहाँ पर किसी की डेथ होती है, तो उसके लिए जो सरकार है वो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उसके परिवार वालों को देगी। लेकिन अभी यहाँ पर इन लोगों की मृत्यु हुई है, और भी बहुत सारे पहले के केस हैं जहाँ पर ये कंपनसेशन इन लोगों को नहीं दिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज वाली बात नज़र आती है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो मामला है समझ में आया कि एग्जैक्टली मामला क्या चल रहा है। बट एग्जामिनेशन के लिए क्या इतना इनफ होगा? नहीं, एग्जामिनेशन में आपसे ये टॉपिक पूछा ही नहीं जाएगा। बस आपने ये देख लिया कि हाँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग का टॉपिक कहीं ना कहीं किसी वजह से न्यूज़ में है,
तो इस वजह से आपने क्या करना है, मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर अलग से रिसर्च करनी है। बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, है ना। ये बातें आपने पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखो हाल ही में चर्चा में भी था, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने लोकसभा में ये बोला कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से होने वाली जो डेथ हैं वो पिछले 3 सालों में ज़ीरो हो चुकी हैं। एक भी डेथ नहीं हुई है 2019 से 22 के बीच में। बट अब यहाँ पर ये कुछ दिन पहले की जो डेथ है वो निकल कर आ चुकी हैं। अब देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम दी पब्लिक स्ट्रीट्स हो गई, ड्राई लेटरिन्स हो गई, या सेप्टिक टैंक की सफाई हो गई, है ना, जो गंदे टैंक हैं उनकी सफाई हो गई। तो वो सारा काम यहाँ पर जब ह्यूमंस करते हैं तो उसको यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। और ये जो प्रैक्टिस है, जो एक्टिविटी है ना, इसको एक एक्ट के तहत बैन किया गया है। उस एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। 2013 का एक्ट है जो कि इसके ऊपर बैन लगाता है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसे काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर काम, ये जो प्रैक्टिस है इसको यहाँ पर डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के नाम से भी बोला गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मानवता के अगेंस्ट में है अगर कोई व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग करवा रहा है तो। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग बढ़ रही है धीरे धीरे। ये डेथ हुई है, मतलब बैन होने के बाद भी डेथ हुई 8 लोगों की। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि देखो सोसाइटी में भी बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, समाज के कई सारे इश्यूज़ हैं। होता यहाँ पर यह है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का पूरा केस है ना, ये जो प्रैक्टिस है ये कहीं ना कहीं कास्ट, क्लास और इनकम को लेकर भी देखी जाती है। यानी कि इंडिया का जो एक कास्ट सिस्टम है और जहाँ पर लोअर कास्ट, अपर कास्ट, इस प्रकार की चीज़ें ला दी गई हैं, तो इसमें शुरू से ही अगर आप इतिहास देखोगे तो शुरू से ही जोर दिया गया है कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो लोअर कास्ट वाले लोग ही करेंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो ये सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, समाज का जो यहाँ पर ये दिक्कत है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। अब देखो इस चक्कर में क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग बढ़ भी रही है। 1993 में भारत ने अलग अलग यहाँ पर जो एक्ट हैं उसको लाने की कोशिश की। एक एक्ट लेकर आया गया, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। इसके तहत यहाँ पर इस प्रकार की जो हरकत है यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसको यहाँ पर पूरी तरह से बैन किया गया, यानी ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो लगातार नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और उनको एक दूसरा लाइवलीहुड मिले, यानी कि दूसरा काम मिले, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और वो उनका कहना यह है कि हम दूसरा काम कर भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी से। ठीक है, तो पहली बात, अगर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग ख़त्म करनी है पूरी तरह से, तो जो भी व्यक्ति आज यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो काम कर रहा है ना, उसको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स दो, ऑल्टरनेटिव इनकम प्रोवाइड करवाने का सोर्स दो कि भाई आप दूसरी जगह पर काम करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलते ही जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का इशू है वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। अब सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं इसको, मामले को रोकने के लिए। जैसे अलग अलग एक्ट यूज़ करे गए। एक अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था 2020 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए। फिर उसके बाद में 2013 वाला जो एक्ट है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लेटरिन्स एक्ट 2013 को लेकर आया गया, जहाँ पर बोला गया कि हम लोग प्रॉपरली जो है जो टॉयलेट यहाँ पर हैं उनको कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर काम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो एक्ट हैं कई सारे लेकर आए गए। फिर ऐसा एक्ट और था एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। देखो हो क्या रहा है ना, ये एक्ट हमारे पास में बहुत पुराना 1989 का ही एक्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक्ट के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं ना, इनके प्रति सबसे ज़्यादा ये अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार का काम इन्हीं से करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर, वो रोकने का काम करता है ये वाला एक्ट। नाम से पता चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज यहाँ पर लेकर आया गया। इसको यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने 19 नवंबर 2020 में लॉन्च किया था। ऐसे स्वच्छता अभियान ऐप लेकर आया गया। फिर उसके बाद में नमस्ते स्कीम को चलाया गया, दैट इज़ नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में था तो आपने पता होना चाहिए कि नमस्ते स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास में कई सारे केस गए, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि अगर कोई भी केस ऐसा निकल कर आता है तो सरकार को 10 लाख रुपए उसको कंपनसेशन देना होगा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते करते, तो उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देना होगा। लेकिन कई सारे केस ऐसे हो चुके हैं जहां पर अभी तक सरकार ने कंपनसेशन नहीं दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? अब ये जो इनिशिएटिव मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग कदम उठाए गए मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए, इसमें से एक कदम और उठाया गया था, वो मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया है क्योंकि हम लोग उसको प्रीलिम्स के क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी ने इसी प्रकार से 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था
और क्वेश्चन क्या था यहाँ पर आप वो देखो। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान ये एक नेशनल कैंपेन है, ये किस लिए लेकर आया गया है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए, टू रिहैबिलिट द होमलेस और डेस्टिट्यूट पर्सन, या फिर जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको उनकी प्रैक्टिस से रिलीज़ करना, या फिर जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस उसको ख़त्म करना, या फिर जो बॉन्डेड लेबर है ना, उनको यहाँ पर रिलीज़ करना, उनको छूट देना, उनको छोड़ना उस एरिया से, उस बंदी से निकालना। तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया था इसका मेन पर्पस था मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को ख़त्म करना, और अभी भी हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको नमस्ते, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, ये जो चीज़ें बताई हैं ना, इसका ध्यान रखना है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल ये है, फिर उसके बाद में एक आर्टिकल हमारा अगले पेज पर है, और फिर साथ ही साथ में एक आर्टिकल हमारा पुराना वाला है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। जैसे मैंने बोला था कि वो आर्टिकल मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली वो है संबंधित नीड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी से। तो ये आर्टिकल बहुत रेलिवेंट होने वाला है, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। पहले मैं आर्टिकल पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर एक एडिटोरियल है जहाँ पे जैकॉब कोशी हैं, इन्होंने ये एडिटोरियल को लिखा है और मेंशन किया है, शुड इंडिया कंसीडर फेसिंग आउट न्यूक्लियर पावर। अब ये जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर क्या है, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस आज के समय में जो दुनिया भर की कंट्रीज़ है वो न्यूक्लियर पावर में कैसा काम कर रही हैं, प्लस ये हमें जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर पावर का वो छोड़ देना चाहिए, अगर छोड़ देंगे तो इसके अलावा हमारे पास में क्या होगा। तो वो चीज़ों के ऊपर इन्होंने मेन फोकस किया है। आओ एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपने करना क्या है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होती हुई चलेगी, अच्छे से सुनते हुए चलना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी ये न्यूज़ में क्यों है, तो क्यों आखिरकार इस एडिटोरियल को लिखा गया है। तो राइटर बोलते हैं कि देखो, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी जिससे कोई प्रदूषण ना हो रहा हो, जैसे सोलर एनर्जी जो सूर्य के माध्यम से हम जनरेट कर रहे हैं, फिर आ गया विंड एनर्जी जो हवा के माध्यम से जनरेट की जा रही है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में कवरेज मिल चुका है। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट पावर है, यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या दुनिया भर के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन दे रही है। भले ही आप बिजली का उत्पादन सूर्य से कर रहे हो, हवा से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर पावर अभी भी बहुत रेलिवेंट है इस फॉसिल फ्री फ्यूचर के अंदर में। यानी अभी हम लोग कोयले वगैरह का भी यूज़ करते हैं बिजली को बनाने में, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी ही बनाई जाती है, बट कोयले वगैरह का थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो हो रहा है बिजली को बनाने में, उसका एक सोल्यूशन हो सकता है ये न्यूक्लियर पावर। ठीक है, ये नाभिकीय ऊर्जा उसकी यहाँ पर एक कह सकते हो सोल्यूशन हो सकता है। न्यूक्लियर पावर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि देखो, हाल ही में कई सारे इंसिडेंट देखने को मिले, जैसे जर्मनी ने अपना जो आखिरी न्यूक्लियर प्लांट था ना वो यहाँ पर बंद कर दिया। फिर उसके बाद में फ्रांस ने अपना जो यहाँ पर पुराना रिएक्टर था इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, जबकि फ्रांस एक यहाँ पर न्यूक्लियर पावर हाउस है तब भी। यानी जो न्यूक्लियर पावर है कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे करके कई सारी कंट्रीज़ के अंदर में ख़त्म होती जा रही है, जैसे जर्मनी ने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है। तो एक तरफ जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये बहुत कम पोल्यूशन पैदा करती है और एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, अच्छी तरीके से बिजली का उत्पादन कर सकती है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि इससे न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, और वो न्यूक्लियर वेस्ट कहीं ना कहीं बहुत घातक है। अगर न्यूक्लियर वेस्ट की चपेट में कोई इंसान आ सकता है तो उसको कैंसर भी हो सकता है, यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो। आगे मैं आपको और डिटेल से लेकर चलूँगा, अभी मैं आपको बस खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे एडिटोरियल में होता है ना, पहले राइटर ओवरव्यू दे देते हैं कि एग्जैक्टली मैं किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो राइटर ने यही बोला है कि देखो, न्यूक्लियर फ्यूल जो है इसकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर टैकल किया जा सकता है। तो उसके बारे में इन्होंने बोला है। पहले तो राइटर ने ये समझाया कि दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर का स्टेटस क्या है, नाभिकीय ऊर्जा को लेकर क्या क्या कंट्रीज़ कर रही हैं। देखो, न्यूक्लियर पावर कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर पावर मानी जाती है ना, पूरे दुनिया भर में। यूक्रेन वॉर के बाद में कई सारे देश, चाहे वो यूरोप से हो या यूएसए हो, तो इन सब कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं जो अपना न्यूक्लियर एनर्जी है ये बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट है इन्होंने अपनी एनर्जी पॉलिसी को बदल दिया है। इन्होंने बोला है कि हम साल 2030 तक बहुत सारा न्यूक्लियर पावर बढ़ाएंगे, है ना, न्यूक्लियर पावर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। जापान एक समय पर आपको पता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इंसिडेंट है वो हुआ था, एक घटना हुई थी फुकुशिमा में।
तो फुकुशिमा जो रिएक्टर है वो पूरी तरह से बस्ट हो गया था, है ना। तो बोला जा रहा है कि जापान में जबकि एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला था, उसके बावजूद जापान फिर से रेडी हो चुका है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रिज्यूम करने के लिए, अपने रिएक्टर्स को वापस से चलाने के लिए। अब जापान वापस से यहाँ पर न्यूक्लियर पावर को बनाएगा। यूके ऑलरेडी बोल चुका है कि देखो जो ये न्यूक्लियर पावर है ना, ये न्यूक्लियर पावर अगर नहीं बढ़ेगा तो इससे मतलब न्यूक्लियर पावर जो है ना ये बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप न्यूक्लियर पावर के ऊपर फोकस नहीं करोगे और दूसरी तरफ सोचोगे कि बिजली का उत्पादन हम करें लेकिन वहाँ से प्रदूषण ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कि आप वहाँ पे पोल्यूशन ना पैदा करो। अगर ऐसा करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर क्या करेगा, इस प्रदूषण को कम से कम करेगा। क्योंकि आज के समय में जो नॉर्मल तरीके से एनर्जी बनती है वो कोयले को जलाकर बनती है, और टन्स में कोयला जलाया जाता है, लाखों टन में कोयला जलाने के बाद में वो एनर्जी बनती है, लेकिन उसी साइड में बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा जो पोल्यूशन है वो निकलता है। ठीक है, और इसी चीज़ के ऊपर चाइना मेन फोकस कर रहा है। चाइना भी न्यूक्लियर पावर को अपने देश में बढ़ाता जा रहा है, लगातार इंक्रीज़ करता जा रहा है। यानी न्यूक्लियर पावर यानी कि खासकर यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम का यूज़ करके बिजली का उत्पादन करना। तो ये स्टेटस है दुनिया भर का। दुनिया भर में क्या चल रहा है, यानी दुनिया भर की काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसको बढ़ावा देने के ऊपर फोकस कर रही हैं। अब बात है इंडिया की। इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर क्या स्थिति है। तो न्यूक्लियर एनर्जी भारत के अंदर में 5वां सबसे बड़ा सोर्स है बिजली उत्पादन का। जो बिजली का उत्पादन हो रहा है इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर कोयले से कई सारी प्रकार की एनर्जी है। तो 5वां सबसे बड़ा सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी है। हमारे देश में जितना भी बिजली का उत्पादन होता है उसका 2% बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से किया जाता है। भारत के पास में आज के समय में 7 पावर प्लांट हैं हमारे देश में, और उन 7 पावर प्लांट में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो कि सबको अगर मिला दें तो लगभग 6780 मेगावाट तक की बिजली को जनरेट करने का काम करता है। जनवरी 2021 यानी कि आज से 2 साल पहले की बात की जा रही है, यानी 2021 जनवरी के महीने में ककरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का पहला 700 मेगावाट यूनिट का प्रोजेक्ट ये था। इसको हमने खुद से डेवलप किया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर कुछ जॉइंट वेंचर भी अलाउ कर दिया, यानी कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट भी अलाउ कर दिए हैं। जैसे हमारे पास में ये जो न्यूक्लियर पावर है ना, इसको सेटल करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो NPCIL ने कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके साथ में मिलकर जॉइंटली काम करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल NPCIL आज के समय में ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में मिलकर काम कर रहा है, इनके साथ में जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है। सरकार ने पिछले कुछ समय पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को प्रमोट ही किया है हमारे देश में अलग अलग जगह पर। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा फरवरी के महीने में मैंने आपको पढ़ाया था, थंबनेल पर आर्टिकल भी लगाया था कि गोरखपुर में यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट आने वाला है जल्दी। ठीक है, जो कि यहाँ पर आने वाले समय में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। प्लस इंडिया यहाँ पर काम कर रहा है कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे अपने देश में जो कि थोरियम के ऊपर काम करेगा। अब आप कहोगे ये क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की ना, तो उसमें यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम क्या करता है? इस न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है, यानी नाभिकीय ऊर्जा बनाने में काम करता है यूरेनियम। लेकिन मेनली जो है वो यूरेनियम के ही न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। अब भारत में थोरियम जो है ये वो यूरेनियम की तरह ही है, थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इससे भी बिजली बन सकती है। यूरेनियम की तरह ये काम करता है, तो हम थोरियम का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? थोरियम का यूज़ अभी तक नहीं किया गया है। हमारे देश में एक भी पावर प्लांट ऐसा नहीं है जो थोरियम यूज़ करके बिजली का उत्पादन कर रहा हो, सब यूरेनियम का यूज़ करते हैं। तो इंडिया अभी काम कर रहा है कि हम अपने देश में खुद एक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाएं जिसका नाम होगा भवनी। और इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग एक थोरियम प्लांट का यूज़ करेंगे। एक देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो एक एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट हमने बनाया है, यानी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने ऑलरेडी प्लांट बनाया जिसका नाम है कामिनी। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहाँ पर? कलपक्कम के अंदर में। तो एक्सपेरिमेंटल प्लांट है जहाँ पर हम केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और पूरी तरह से एनर्जी जो जनरेट करेगा थोरियम के बेसिस पर वो यहाँ पर बनाया जाएगा जल्दी। समझ गए? क्लियर हो गया ये मामला? आपको समझ में आया कि इंडिया में क्या स्थिति है। अब आती है बात कि आखिरकार ये न्यूक्लियर एनर्जी इतना यहाँ पे चर्चा में, इतनी कंट्रीज़ यहाँ पर इस पर फोकस कर रही हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? देखो, ज़रूरत यह है कि आज अगर आप बिजली बनते हुए देखोगे तो कोयला, सोलर पावर, विंड पावर ऐसे यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ से ही बिजली बनती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। जैसे इंडिया में जितना भी बिजली का उत्पादन हो रहा है उसका केवल 2% यहाँ से आ रहा है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाना बहुत सस्ता पड़ता है, चीपर होता है।
जबकि दूसरे जो कोल वाले नहीं, कोयले के प्लांट होते हैं, गैस के जो प्लांट होते हैं, वहाँ पे बहुत खर्चा होता है, बहुत महंगे पड़ते हैं वो। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सस्ते पड़ते हैं। इनका जो कॉस्ट है रेडियो एक्टिव फ्यूल को मैनेज करने का, वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ही पड़ता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ता है, यानी कोल का जो प्लांट है ना उससे 35 से 50% कम पड़ेगा। ऐसे गैस प्लांट से भी यहाँ पर काफ़ी कम पड़ता है, तो उसको ऑपरेट करना आसान है। इस चक्कर में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर राइटर बोलते हैं थोरियम। आप थोरियम वाले प्लांट को ज़्यादा लगाओ इंडिया में। क्यों? क्योंकि भारत में ऑलरेडी थोरियम के रिजर्व देखने को मिलते हैं, थोरियम के भंडार इंडिया में है। थोरियम की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इंडिया की जो एनर्जी की नीड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती हैं। और आने वाले समय में देखो, थोरियम को बोला जाता है फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का एक बहुत बड़ा फ्यूल माना जाता है थोरियम, और भारत के पास में है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अगर यह पॉल्यूशन फ्री वाला जो बिजली है वो जनरेट करना है तो थोरियम का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब मैं यहीं पर आपको थोरियम के बारे में कुछ रेलिवेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। यहीं पर आपको बताऊंगा मैं, फिर आगे नहीं बताऊंगा। तो थोरियम के बारे में 2-4 लाइनें समझ लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए। अभी आगे मैं आपको वो क्वेश्चन पूछूंगा अभी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर एजेंसी एक है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन्होंने थोरियम के कई सारे बेनिफिट्स बताए। इन्होंने बोला है कि जैसे आज यूरेनियम का यूज़ होता है, तो यूरेनियम से भी कई सारे फ़ायदे थोरियम के हैं। थोरियम कहीं ना कहीं यूरेनियम से 4 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है। यूरेनियम बहुत कम से मिल पाता है, लेकिन थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर में। तो पहला ये फ़ायदा है। दूसरा, थोरियम का जो फ्यूल होता है इससे बहुत कम कूड़ा निकलता है। और आपको पता है ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला कूड़ा होता है ना, ये कूड़ा नहीं, ये हार्मफुल वेस्ट होता है, जिसको ठिकाने, सही जगह ठिकाने लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर इंसान के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें कैंसर फैल जाएगा। समझ रहे हो? तो फिर यहाँ पर जो ये थोरियम है, थोरियम क्या करता है, इसका जो फ्यूल है वो बहुत कम वेस्ट को जनरेट करता है, जबकि यूरेनियम बहुत भरपूर मात्रा में जो गंदगी है वो जनरेट करता है। और कह सकते हो ना, इस गंदगी का भी यूज़ करा जाता है। इंसान उसको एज अ हथियार की तरह यूज़ कर सकता है, बीमारी फैलाने के लिए यूज़ कर सकता है, इंसान को मारने के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये यहाँ पर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, थोरियम का यहाँ पर ये फ़ायदा होगा। फिर थर्ड यहाँ पर आप देख पाओगे, जो थोरियम है, थोरियम फ्यूल जो है ये थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देगा यूरेनियम के कंपैरिजन में। यूरेनियम का फ्यूल आपको थोड़ा कम एनर्जी देगा, जबकि थोरियम का ज़्यादा देगा। तो ये थोरियम के थोड़े बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे। तो हम कहाँ थे, राइटर ने यहाँ पर ये बताया कि देखो थोरियम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना चाहिए। फिर राइटर बोलते हैं कि देखो न्यूक्लियर पावर का एक और फ़ायदा हो सकता है। क्या? जो पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स हैं हम इसको कम कर सकते हैं। इससे इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ना, बहुत सारा पेट्रोल कोयला हम मंगा रहे हैं अलग अलग देशों से, इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि इसी एनर्जी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। हम इसको अपने देश में बना रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हर साल $100 बिलियन तक हम बचा सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया फर्म एंड डिस्पैचेबल पावर, यानी कि जैसे सोलर और विंड पावर है ना, वो यहाँ पर वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। भाई मौसम कैसा है, धूप निकलेगी तो बिजली बनेगी, हवा चलेगी तो बिजली बनेगी, धूप नहीं निकली तो उतना पावर बनेगा नहीं, हवा नहीं चली तो यहाँ पर पावर नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कह सकते हो कि एक नेचुरल एनर्जी चाहिए होती है, जबकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको केवल थोरियम चाहिए, उसको यहाँ पर आप बर्न करके इस एनर्जी को जनरेट कर सकते हो। प्लस एक क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि आप देखोगे कि बाकी सारी जगह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर से पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोल वाले प्लांट से कंपेयर करें, तो जो कोयले का प्लांट होता है ये लगभग यहाँ पर कह सकते हो कि 5-6 मिलियन टन कोयला जलाने के बाद में बिजली बनती है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में केवल हम 25 टन यूरेनियम जलाने के बाद में ही क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। यहाँ पर मिलियंस ऑफ टन्स चाहिए, यहाँ पर केवल टन्स में चाहिए होता है, क्योंकि यूरेनियम में एनर्जी बहुत होती है। मैंने आपको बताया ना, एक छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है ना। तो ये यहाँ पर यूरेनियम के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हो सकता है, जो पोल्यूशन है वो कम हो सकता है, वो यहाँ पर राइटर ने बोला है, प्लस एक क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब देखो मांग ये की जा रही है कई सारे देशों के थ्रू कि न्यूक्लियर एनर्जी को बंद कर देना चाहिए, ये वाली एनर्जी नहीं बननी चाहिए। तो मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, लेकिन उसके बावजूद भी मांग की जा रही है कि ऐसी एनर्जी को बंद कर देना चाहिए। अब बंद क्यों कर देना चाहिए, कई सारे लोगों ने यहाँ पर मांग की है। पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर पाना इतना आसान नहीं है, बहुत भारी काम है ये। और इंडिया का जो न्यूक्लियर प्लान है, इसमें अभी देखो यूरेनियम वैसे ही बहुत कम मिलता है दुनिया भर में, यूरेनियम की हमारे पास में भी कमी है, तो यूरेनियम से ही हम वैसे थोड़ा बहुत जो है उससे ही काम चला रहे हैं। अब इंडिया में थोरियम पाया जाता है, तो थोरियम वाले प्लांट बना लेने चाहिए, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन थोरियम को, मतलब थोरियम वाले प्लांट बनाना इतना आसान काम नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है।
थोरियम को निकाल पाना पृथ्वी से इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टी है वो फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, लोगों को जो डर लगा रहता है वो है सेफ्टी का, क्योंकि जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ख़तरनाक इंडस्ट्री मानी जाती है। आपको एक एक्सीडेंट याद होगा, फुकुशिमा वाला। फुकुशिमा एक्सीडेंट मैंने आपको पढ़ाया लगभग 2 जनवरी को, बहुत डिटेल से पढ़ाया था, याद होगा। जापान में एक बहुत भयंकर डिज़ास्टर हुआ था। फुकुशिमा जो रिएक्टर था वो बर्स्ट हो गया था, रेडिएशन यहाँ पर निकल गया था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि यहाँ पर इसकी सेफ्टी को मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड है न्यूक्लियर वेस्ट, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज़ करते हैं हम लोग, इससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है। लास्ट में इसका बेकार वाला जो ऑयल है, फ्यूल है, वो भी निकाला जाता है, तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है। और पता है उस वेस्ट में बहुत सारा रेडिएशन होता है। उस रेडिएशन की कोई चपेट में आ जाए तो उसकी बॉडी में कैंसर की ग्रोथ हो जाए, बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाएं, इंसान जानवर सबको मार दे, वो इतना रेडिएशन होता है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको सही जगह पर ठिकाने लगा पाना, ये भी यहाँ पर एक सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए। और ऐसे ही आपको पता होगा तमिलनाडु में जो कुदानकुलम प्लांट है ना, इसको लगाने के लिए काफ़ी दिनों तक प्रोटेस्ट चला था। प्रोटेस्ट के पीछे का रीज़न यही था कि भाई आप जो यहाँ से कूड़ा निकलेगा, जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगा, उसको आप कहाँ पे लगाओगे। इस चक्कर में प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि आपको यहाँ पर ये प्लांट नहीं लगाने देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर लास्ट में एक चैलेंज आता है कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने जैसे पहले बोला है कि इसको चलाना आसान है, लेकिन पहला जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा वो बहुत बड़े लेवल पर चाहिए होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वीसी समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ये साउथ कैरोलिना यानी यूएस का प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पे जो कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली गई। उसके अंदर में $9 बिलियन लगाया उस प्लांट के ऊपर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्लांट काम नहीं करा और उस प्लांट को बाद में हटाना पड़ गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ढेर सारा पैसा की यहाँ पर लागत चाहिए होती है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स हो गई। अब लास्ट में राइटर ने सजेशन दिया कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहली बात तो देखो, जो दूसरी सरकारी कंपनीज़ हैं ना, उसको भी यहाँ पे अलाउ करना होगा। जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को भी यहाँ पर आना होगा और इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के मामले में काम करना होगा, क्योंकि आज जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का सारा काम कर रहा है वो NPCIL कर रहा है। तो एक ही बॉडी काम कर रही है, तो एक ही बॉडी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली बनी हुई है। तो दूसरी बॉडी भी अगर हम इसमें लेकर आते हैं तो इससे क्या होगा, एक कंपटीशन बनेगा, अच्छे से अच्छी क्वालिटी सस्ते से सस्ते दाम में मिलने लगेगी, क्योंकि कंपटीशन का मेन काम यही होता है कि दाम घटा देना, क्वालिटी बढ़ा देना। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है। फिर उसके बाद में राइटर बोलता है कि देखो हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना होगा, जो हमें कुछ नीतियाँ यहाँ पर बनानी होंगी, सरकार को फोकस करना होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाओ, प्लस यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म को सपोर्ट करो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कहीं ना कहीं एक सपोर्टेबल एनर्जी है, प्लस पोल्यूशन कम हो रहा है, रिलायबल एनर्जी है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम आगे लेकर चलना चाहिए। फिर उसके बाद में राइटर बोलता है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। हम लोग बिल्कुल भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। आप ये देख रहे हो इंडिया में थोरियम है, थोरियम के रिजर्व्स हैं, उसको निकाल पाना लेकिन इतना आसान नहीं है। तो आपने क्या करना होगा, ढेर सारा पैसा खर्च करना होगा रिसर्च और इन्वेस्टमेंट पे कि कैसे हम थोरियम रिजर्व्स को खाली करेंगे, निकालेंगे, कैसे यहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। नाउ अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था 2012 में, और 2012 का ये प्रश्न क्या था, क्वेश्चन था टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स, यानी कि एनर्जी डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है उसको पूरी करने के लिए जो इंडिया है उसको क्या करना चाहिए, थोरियम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए। थोरियम जो कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूचर फ्यूल की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि थोरियम के फ़ायदे यूरेनियम से थोड़े ज़्यादा हैं। अब वो फ़ायदे क्या हैं वो आपको बताना, नीचे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, थोरियम ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है यूरेनियम के कंपैरिजन में, क्या ये सही है? कहोगे हाँ सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हाँ वाकई में थोरियम यूरेनियम से ज़्यादा प्रेजेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट ऑफ मास, थोरियम जो है वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है यूरेनियम से, क्या ये सही बात सही है? हाँ ये भी सही है, क्योंकि सही बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूरेनियम से यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी थोरियम जनरेट करेगा। थर्ड स्टेटमेंट, थोरियम जो है थोड़ा हार्मफुल वेस्ट, मतलब जो खतरनाक वेस्ट जो कूड़ा निकलता है ना, इससे थोड़ा कम वेस्ट निकलता है, यहाँ पे यूरेनियम में थोड़ा ज़्यादा वेस्ट निकलता है। तो कि ये बात सही है? हाँ ये भी सही है, क्योंकि ये भी आपको बताया था यूरेनियम में ज़्यादा वेस्ट निकलता है, थोरियम में थोड़ा सा कम वेस्ट निकलता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आपने पढ़ा है तो आप आराम से यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हो। नाउ अब हम लोग आज के मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन बेसिकली इसी आर्टिकल के ऊपर में बेस्ड है। क्वेश्चन ये बोलता है डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है भारत के अंदर में, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, क्या क्या अवसर है हमारे पास में, क्या क्या चुनौतियाँ हैं।
प्लस उसके बाद में आपने समझाना है वुड इट बी राइट ऑन इंडियाज़ पार्ट टू लुक फॉर फेज डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि क्या भारत को ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको कम करने की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये आपने समझाना है। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अवसर और चुनौतियों पर चर्चा करें। क्या भारत के लिए परमाणु ऊर्जा और चरणबद्ध तरीके से कम करने की ओर देखना सही होगा। ठीक है, तो ये आपने समझाना है। क्या हमें ये ऊर्जा कम करने की ओर पे फोकस करना होगा या इसको बढ़ाने के ऊपर फोकस करना होगा। इसको लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो और अपने आंसर्स को लिख सकते हो, लिखकर सेंड कर सकते हो। जब भी आप अपने आंसर्स को लिखकर सेंड करोगे तो एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। वीडियो आज थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आता है अगला एडिटोरियल जो कि बात करता है, देखो SV सुब्रमण्यम साहब ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। इस एडिटोरियल में ये मेंशन करते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं दैट इज़ SDG, तो उस SDG के प्रति यहाँ पर इंडिया क्या क्या कर रहा है वो यहाँ पर इनके थ्रू समझाया गया है। तो राइटर क्या क्या बोलते हैं, चलो समझते हैं। पहली बात इन्होंने बोला है कि देखो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी ना फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीटिंग हुई थी इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी शिप के अंदर में, उस मीटिंग को यहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया और उस मीटिंग को देखते हुए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र हुआ। पहले मैं आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपको पता होगा टोटल हमारे 17 गोल हैं जिसको हमें 2030 तक अचीव करना है। 17 गोल जैसे जिसमें हंगर यानी भुखमरी को ख़त्म करना, सेफ़ पानी प्रोवाइड करवाना, इक्वालिटी को मेंटेन करना, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करना, इस प्रकार के टोटल 17 गोल हैं जो 2030 तक अचीव करने का टारगेट यहाँ पर अलग अलग देशों ने रख रखा है। राइटर बोलते हैं कि देखो इंडिया जो है ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की आने वाले 10 सालों में। और ये जो ग्रोथ है भारत की, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है और हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ चिंताएं हैं, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक थोड़ा सा जोर होना चाहिए। चिंता ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो क्या अचीव वाकई में कर पाएंगे 2030 तक। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से हमारी जो पॉपुलेशन भी आपको पता है अभी हम टॉप नंबर 1 पर आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया की ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस भी उसी स्पीड से होनी चाहिए जिस स्पीड से जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। तो राइटर यहाँ पर बोलता है कि देखो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो मिक्स्ड है, आपस में मिली हुई है। अब मिक्स्ड कैसे है, चलो इसको समझते हैं। तो इस वाले पैरा में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में अलग अलग छोटे छोटे टारगेट्स हैं। साफ़ पानी लोगों को देना, भुखमरी ख़त्म करना, गरीबी ख़त्म करना, जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करना, है ना। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं हमारे अलग अलग इन 17 गोल के अंदर में, जहाँ पर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ में सोसाइटी का कल्याण करना, एनवायरमेंटल को लेकर काम करना, एनवायरमेंट को सपोर्ट करना, ये भी यहाँ पर टारगेट है जो 2030 तक अचीव करना है। लेकिन इसकी डेडलाइन तो पास ही आ गई ना। अभी क्या है, अभी 2023 में हम 7 साल और बचे हैं, 2030 में आ जाएंगे, है ना। तो बोला ये जा रहा है क्या हम इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अभी इनमें से कुछ ही टारगेट्स हम अचीव कर पाएँ और दुनिया भर की कंट्रीज़ का भी यही हाल है। तो वैसे हाल ही की जो स्टडी है उसका जो मूल्यांकन है उसने यहाँ पर ये बोला है कि देखो इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो अभी अलग अलग 33 पॉइंट्स पर तो बराबर चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसे अलग अलग कह सकते हो टारगेट्स हैं जो कि हमने अचीव करना है। ठीक है, भुखमरी को ख़त्म करने का टारगेट हम लोगों ने अचीव करना है जो कि अभी नहीं हो पाया है। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर में काम करना है। तो सबसे अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हम थोड़े थोड़े टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने मोर्टिलिटी रेट कम कर दिया है, यानी कि जैसे होता नहीं है बच्चों की 5 साल से कम उम्र में मृत्यु हो जाती थी, वो मोर्टिलिटी रेट थोड़ा सा कम हुआ है। बच्चा पैदा होते यहाँ पर मर जाता था बच्चे की, यहाँ पर मतलब पैदा होते मृत्यु हो जाती थी, न्यूनेटल डेथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर इंडिया में कम किया गया है, वो इंडिया में कम हुआ है। इंडिया में फुल वैक्सीनेशन किया गया है, वैक्सीनेशन को बढ़ाया गया है, साफ़ सफाई बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस सभी लोगों को मिल रहा है धीरे धीरे, गांव-गांव तक यहाँ पर जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो धीरे धीरे पहुँचना स्टार्ट हो चुका है। तो पिछले 5-6 सालों के अंदर में डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आया है, ऐसा यहाँ पर बोला है। धीरे धीरे हम टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बट टारगेट हमारा बहुत बड़ा है।
धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है, वहाँ तक पहुँच पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा काम किया गया है। इंडिया के अंदर में जो आप देख पाओगे, जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है, कम उम्र के अंदर यहाँ पर लड़कियाँ प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजरती हैं, उस चीज़ को यहाँ पर कम हुआ। क्यों, वो कैसा कम हुआ? चाइल्ड मैरिज की वजह से। चाइल्ड मैरिज को भी थोड़ा कंट्रोल किया गया है, लेकिन राइटर ने अभी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइजेशन भी किया है, बोला है कि देखो चाइल्ड मैरिज जिस लेवल पर हम चाहते थे कम करना, उस लेवल पर कम नहीं हुआ है। इस चक्कर में देखो एडोलेसेंट जो प्रेगनेंसी है वो भी इंडिया में कम हुई है, गरीबी थोड़ी सी कम हुई है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो यहाँ पर कम हुई है, प्लस बहुत सारी महिलाएं एक समय पर ऐसा हुआ करती थी जिनके पास में कोई बैंक अकाउंट नहीं हुआ करता था, बट आज के समय पर बहुत सारी जो वेमेन हैं उनके पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट है। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट के तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। प्लस जो आज के पहले एक समय पर जो लोग हैं जो खासकर घरों के अंदर, गांव के अंदर में लकड़ियां वगैरह जला रहे थे, उस पर खाना बना रहे थे, बट वो चीज़ें कम हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्लीन फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कुकिंग के लिए, है ना। तो इससे भी पहले क्या होता था, जब घरों में लकड़ियाँ जलाई जाती थी तो उसके पोल्यूशन की वजह से बुजुर्गों की काफ़ी ज़्यादा डेथ हुआ करती थी। वो वाली डेथ भी यहाँ पर कम हो चुकी है। पोल्यूशन की वजह से वो जो डेथ घरों के अंदर हुआ कर रही थी वो भी यहाँ पर अब कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे घरों में क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर हो गया। तो राइटर ने ये तो यहाँ पर सारी चीज़ों अच्छों के बारे में बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या अच्छाइयाँ हो रही हैं, क्या क्या टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। लेकिन अब राइटर बोलता है कि देखो ये तो खैर हो गई अच्छी बात, अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, जो जो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाए। नंबर 1 टारगेट, गर्ल चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह है, बाल विवाह को लेकर हम बड़े से बड़े कानून लेकर आए, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बाल विवाह का प्रैक्टिस सभी जगह पर नहीं रुका है। ठीक है, यानी कि जो लड़कियों की शादी है वो 18 से कम उम्र में कर दी जाती है, वो अभी भी चल रही है। और अभी भी यहाँ पर आप देख पाओगे कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 539 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग इस बाल विवाह को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ राइटर ने ये बोला है कि ये जब बाल विवाह होता है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेगनेंसी भी जल्दी होती है। जो ये टीन एज वाली प्रेगनेंसी, यानी 15 से 19 साल में जो लड़कियों की प्रेगनेंसी की स्टेज आ रही है, ऐसी कैटेगरी भी बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। प्लस इंडिया में पार्टनर वायलेंस नहीं रुका है, फिजिकल और सेक्सुअल जो वायलेंस है वो नहीं रुका है, ये अभी भी यहाँ पर हो रहा है चाइल्ड मैरिज के बाद में। तो इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, हम बड़े बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, बट इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। भले यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है सभी के पास में पहुँच चुके हैं, आज के समय पर मोबाइल फ़ोन सभी के पास में है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 56% जो वेमेन हैं उनके पास में मोबाइल फ़ोन यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं अभी भी ऐसी जिनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, है ना, अभी तक उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं पहुंच पाया, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं ना कहीं ये अभी ऑफ टारगेट है, टारगेट से बाहर मामला चल रहा है, इसको भी यहाँ पे अपने काम करना होगा इसके ऊपर, और ये जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करवानी होंगी। फिर एट द लास्ट यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि हमें एट द कंक्लूजन क्या करना चाहिए। इंडिया को एक नई पॉलिसी की आवश्यकता है, एक नई नीति की आवश्यकता है, और वो जो नई नीति है वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करेगी, और आने वाले कुछ सालों में हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे हमने देखो कोविड-19 पैंडेमिक में कई सारी अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर आए, अलग अलग स्टेप्स उठाए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया गया, है ना, जिसके तहत बहुत सारा पैसा खर्चा, लोगों को फ्री में अनाज दिया गया ताकि जो भुखमरी है वो कंट्रोल की जा सके। तो अभी भी यहाँ पे हंगर को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। कोविड-19 से हम कई सारी चीज़ों की सीख ले सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन की 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1 हेल्थ, आप उनको एक अफोर्डेबल हेल्थ दो, पहली चीज़ राइटर ये फोकस करते हैं। सेकंड चीज़, हेल्थ के बाद में जो दूसरी चीज़ होनी चाहिए उनका वेलबींग, आप उनका ध्यान रखो, वही सिमिलर चीज़ हो गई। तीसरा यहाँ पर बेसिक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। जेंडर इक्वालिटी, यानी महिला और साथ ही साथ में पुरुष दोनों के बीच में यहाँ पर समानताएं हो, प्लस उनको जॉब मिल जाए। ठीक है, एक जॉब यहाँ पर मिल जाए। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ होंगी। अगर ये मेन चीज़ पूरी कर दी जाए तो आप कह सकते हो जो मेन ज़रूरत है वो यहाँ पर इंसान की पूरी हो जाएंगी। उसको जॉब मिल गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, प्लस उसके हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, तो अपने आप धीरे धीरे यहाँ पर जो हमारे टारगेट्स है उसको हम अचीव कर पाएंगे। मेन टारगेट्स यही हमारे होने चाहिए। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये पूरे आर्टिकल की जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि एग्जैक्टली इंडिया में क्या चल रहा है, प्लस ये जो गोल्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या गोल हमने अचीव कर लिए हैं और क्या क्या गोल अचीव करने बाकी हैं। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल में डिस्कशन किया गया है द इरोजन ऑफ हार्ड वॉन लेबर राइट्स। तो यहाँ पर KR श्याम सुंदर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। इन्होंने बताया है कि जो लेबर राइट्स है, देखो जो मजदूर है ना,
खासकर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, उनका यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि मतलब कि दिन भर में इतने घंटे उनके लिए फिक्स है, इतने घंटे काम करना है। लेकिन पिछले कुछ समय पर कई सारे राज्य सरकारों ने क्या किया है, वो उस घंटों को बढ़ाने की कोशिश की है। उसके चक्कर में कई सारी जगह पर बवाल हुआ है। तो राइटर बोलते हैं ऐसे एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था 1 मई 1886 को। ठीक है, राइटर ने बोला है कि 1 मई 1886, आपको ये तारीख याद होनी चाहिए। ये शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ पे बहुत बड़े दंगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वर्कर्स के जो आवर्स हैं, यानी जो वर्कर्स काम करने वाले हैं, इनके आवर्स को बढ़ा दिया गया कि आप ज़्यादा घंटे काम करोगे, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है तो ज़्यादा काम करोगे। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, पुलिस वालों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उन वर्कर्स और पुलिस वालों में आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से आप कह सकते हो बहुत बड़े दंगे हुए थे 1 मई 1886 को। और इसी वजह से मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये जो तारीख है ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 1 मई को इस वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल हॉलीडे फॉर लेबर की तरह हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये बवाल यहाँ पर हो गया था, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, देखो मेन जो यहाँ पर वर्कर्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट किया गया कि भाई एक दिन में 8 घंटे उनके लिए बहुत हैं, एक दिन के अंदर 8 घंटे वर्किंग डे उनका होना चाहिए। और ऐसा कई सारी कंट्रीज इसको फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी काफ़ी एडवांस कंट्रीज है, यूरोप में स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने वर्कर्स का जो घंटे हैं उसको और कम करते जा रहे हैं, छुट्टियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन कई सारी जगह पर ऐसा हो रहा है कि जो वर्कर्स के घंटे हैं काम करने के उसको बढ़ा दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो रिसेंटली तमिलनाडु और कर्नाटका, है ना, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट भी हुआ इस चीज़ को लेकर। आपको पता होगा कि हाल ही की बात है, थोड़े समय पहले की बात है, तमिलनाडु और कर्नाटका की जो सरकार है, इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया कि जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा था 8 घंटे, अब वो थोड़ा ज़्यादा घंटे काम करेगा। अब क्या हुआ, तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ में काफ़ी ओपोजिशन आया, और उसके बाद में यहाँ पर सरकार ने जो भी अपना डिसीजन लिया था कि हम फैक्ट्रीज एक्ट में जो अमेंडमेंट करेंगे, वर्कर के घंटों को बढ़ाएंगे, इसके ऊपर रोक लगा दी गई। तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी जो है ना काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इंडिया के अंदर में इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। लेबर राइट्स नाम की एक चीज़ होती है, ह्यूमन राइट्स नाम की एक चीज़ होती है। आप वर्कर के घंटों को बढ़ा रहे हो, उनकी सैलरी में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके जो राइट्स, उनके जो हक हैं, उसका वॉयलेशन हो रहा है। और इस वॉल्यूशन के मामले में बांग्लादेश टॉप पर है। बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री, साल 2022 में जो ग्लोबल राइट इंडेक्स आया था ना, उस इंडेक्स में बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक वर्स्ट कंट्री वाली कैटेगरी में था, जहां पर लेबर राइट्स का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, जो काम करने वाले लोग हैं उनके हकों का कोई ध्यान नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको मतलब, और चौथे नंबर पर आपको वियतनाम भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर लेबर राइट्स का पूरी तरह से फोकस नहीं किया गया। यानी जो लेबर है उनसे लगातार काम करवाया जा रहा है, उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जा रहा है लगातार, लेकिन उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, उनकी ज़िंदगी जैसे पहले थी वैसी चल रही है, बट और परेशानी उनको फेस करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया में हो क्या रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, जो हमारी रीजनल गवर्नमेंट है, जो अलग अलग रीजन की सरकारें हैं, वो अपने एरिया में अपने रीजन में बिज़नेस को आसान कर रही हैं करना, कि आप बिज़नेस करना काफ़ी आसान है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आ तो जाती हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, हम अपने कुछ वर्कर्स को ट्रेन करने दें, अपने वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करवाते हैं, उन वर्कर्स को नौकरियाँ मिलती हैं थोड़ी बहुत, और वो उस कंपनी के लिए काम करता है। ओवरऑल ग्रोथ जो है उस कंपनी की हो रही होती है, और कुछ ही वर्कर्स हमारे स्किलफुल हो पाते हैं, कुछ ही वर्कर्स को दी जाती है वो नौकरियाँ। अब इससे क्या होता है, एक बड़ा जो चंक है लोगों का वो यहाँ पर नौकरी से दूर रह गया। थोड़ा हाई स्किल जो जॉब है वही यहाँ पर लोगों को दी जाती है, अदरवाइज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगातार बढ़ता रहता है। ऐसे ही हर जगह केस होता है। भले ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हो इंडिया में कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन उनको भी क्या चाहिए, एक हाई स्किल वाला इंसान चाहिए, जिसके पास में थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा यहाँ पर उसके पास में स्किल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो जब काम करेगा उसको थोड़ी बहुत स्किल और एक्स्ट्रा दी जाएगी, तो कुछ ही लोगों को जॉब मिलेगी, बाकी सारे लोग अभी भी यहाँ पर जॉबलेस वाली सिचुएशन में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लगातार जो डिमांड की गई है कई सारे वर्कर्स के थ्रू कि भाई नहीं, हम तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाएंगे लोगों का, जैसे कर्नाटका ने यहाँ पर किया, वर्किंग आवर्स डे को यहाँ पर बढ़ा दिया, है ना। बोला जैसे कि इंसान पहले 8 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे काम करेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 12 घंटे काम करेगा तो ऑब्वियस बात है सैलरी ही बढ़नी चाहिए, लेकिन उसी लेवल पर बढ़नी चाहिए जिस लेवल पर लोगों की रिक्वायरमेंट है, और वो जैसी मेहनत करेंगे। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये इंसान की बॉडी है, शरीर है, कहीं ना कहीं थकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसान का जो शरीर है वो थकता है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। अब वो फैक्ट्री में यहाँ पर 12 घंटे काम करेगा, फिर उसके बाद में 2 घंटे ट्रैवल करके वो इधर उधर जाएगा, तो यहाँ पर उसको 14-15 घंटे यहाँ पर पूरे दिन के ऐसे ही लग जा रहे हैं। फिर वो कब सोएगा, कब यहाँ पर फैमिली के साथ में रहेगा, कब खाएगा। ठीक है,
तो ये वर्कर्स की यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता ये है कि काफ़ी सारे वर्कर्स 2-2 घंटा ट्रैवल करके यहाँ पर काम करने जाते हैं। तो 14 घंटे उनको लग जाएंगे, 12 घंटे उनका काम करना हुआ, 2 घंटे यहाँ पर उनको ट्रैवल करना हुआ, और ट्रैवलिंग में भी उनका यहाँ पर एक्सपेंस जाता है, बहुत सारा खर्च जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे जो एम्प्लॉयर्स की प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर ख़त्म होगी। एम्प्लॉयर्स की जो क्षमता है काम करने की वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और ये हकीकत है। चलो स्टार्टिंग में तो काम कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होने लगेगी। स्टार्टिंग में तो एनर्जी रहेगी, कुछ समय करेगा, उसके बाद यहाँ पर उसका एफिशिएंसी लेवल यहाँ पर कम हो जाएगा, उसका शरीर यहाँ पर थकने लगेगा। और इसकी वजह से आप जो ग्रोथ चाहते हो ना कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो, ग्रोथ की वजह से हम यहाँ पर उनसे थोड़ा ज़्यादा काम करवा रहे हैं, वो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, ग्रोथ उल्टा यहाँ पर कम होने लगेगी। इंसान को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, थोड़ा काम करेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। उसकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे पाएगा। तो ये इंडस्ट्री के लिए ही घातक साबित होगा अगर ऐसा कदम उठाया गया। तो ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करता है। लास्ट में राइटर ने यहाँ पर बोला है, क्या बोला है कि देखो, आप अगर यहाँ पर कुछ घंटों का काम बढ़ाना चाहते हो वर्कर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर ये कर्नाटका का जो मूव था उससे राइटर डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नाराज़ हैं कि भाई आप यहाँ पर इतना ज़्यादा काम करवाओगे तो फिर यहाँ पर आपको ही नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आपने इंडस्ट्री ग्रो करनी है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, अपने एरिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसके लिए आपने वर्कर्स को प्रॉपर रेस्ट भी देना है। प्रॉपर रेस्ट रहेगा, अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन, कम देर काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे। और आप रेस्ट नहीं दोगे तो वो शुरू से ही रहेंगे कि देखो आज तो मेरा वैसे भी शरीर थका थका है, मुझे 12 घंटे और काम करने हैं। तो यहाँ पर शुरू से ही उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल लो लेवल पर रहेगा, तो अच्छा रिटर्न आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गया? तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा इशू। आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है आज के हमारे इस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो ये थे हमारे 2 एडिटोरियल्स जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप रीड कर सकते हो। आपको मैं टेलीग्राम पर जो PDF शेयर करूँगा वहाँ पर इस आर्टिकल को लगा दूंगा। अब फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेन एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव। यानी कि जैसे मैंने आपको देखो पहले बोल रखा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जिसका काम है कानून बनाना, लेजिस्लेटिव जिसका काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का लागू करना, और जुडिशरी का देखना सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीनों एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तीनों का एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीनों यहाँ पर अकेले काम नहीं कर सकते, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मान लो लॉज गलत बन रहे हैं तो जुडिशरी आएगा यहाँ पर उसको रोकने के लिए। तो ये तीनों एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाकी तीनों गलत हैं। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पॉलिसी हैं वो चलती हैं लगातार, एफिशिएंट होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये थोड़ा रेलिवेंट है, ये थोड़ा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। चौथा वाला गलत क्यों है? चौथे वाले में बोला गया है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो सरकार होती है, वो बिना इलेक्शन के चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता क्या? बिना इलेक्शन के सरकारें गिरती नहीं है क्या? चेंज हो जाती हैं, गिर जाती हैं, है ना? तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।